हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आपके हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी कि जो हिंदी का पेडागोजी होता है, जो कि आपके आने वाले सीटेट 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी 30 नंबर की जो पूछी जाती है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसमें आपकी 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, जिसमें से 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र और 15 नंबर का आपका कंटेंट, चाहे वो पैसेज से हो या ग्रामर से हो, वो पूछा जाता है। ओके, तो उसी के लिए मैं आपके हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र के लिए आपके हिंदी के शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको हिंदी की पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में करवा दिया है। अगर आपने देखी होंगी वीडियोस तो आपको पता होगा, नहीं देखिए तो मैंने उनका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम बात करेंगे उन्हीं चैप्टरों को एज ए शॉर्ट फॉर्म में कैसे ध्यान रख सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ, शॉर्ट पॉइंट्स लेकर आया हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कई बच्चों से पूछा था कि सर आपको ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था, तो आपको ईवीएस के साथ साथ किसके शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो काफ़ी बच्चों ने बोला सर हिंदी मैथ्स के भी लेकर आइए। तो आज हमारी हिंदी की शॉर्ट नोट्स की कौन सी क्लास है? पहली क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है। आज से हमारे हिंदी शॉर्ट नोट्स के लेक्चर शुरू हो रहे हैं। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आपका हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी पेडागोजी शॉर्ट नोट्स क्लास नंबर लेक्चर नंबर 1। तो आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक भाषा यानी कि लैंग्वेज। अगर आप एग्जाम में देखोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। ओके, अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट के हिसाब से ही बात करूंगा, आपको ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा फालतू की चीज़ें पढ़ाकर। ओके, पॉइंट पे बात चलेंगे, क्योंकि क्या है हमारी हिंदी की शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लैंग्वेज यानी कि भाषा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो भाषा ध्यान रखिएगा हमेशा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। मैंने यहाँ पर किसी भी बात की रूप की नहीं बात करी, मैंने प्रकार की बात करी है लैंग्वेज की। ओके, तो ध्यान रखिएगा भाषा 2 प्रकार की होती है, एक होती है औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। अभी औपचारिक अनौपचारिक तो पता चल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा औपचारिक भाषा यानी कि वो भाषा होती है जैसे कि आप अपने मम्मी पापा या फिर भाई बहन या फिर किसी रिलेटिव के आने पर कैसे बात करते हो, बिल्कुल एकदम फॉर्मल बात करते हो ना, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि हाँ क्या कर रहा है तू, क्या हाल चाल है, या ऐसे बात नहीं करते जैसे हम दूसरों के साथ बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडों के साथ बात करते हैं, जब हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे मम्मी से पापा से बात करते हैं। चलो मम्मी से तो फिर भी एक तरीके से फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है, भाई बहनों से भी हो जाता है, लेकिन पापा से कभी नहीं होता। ओके, कईयों के फैमिली में मम्मी पापा से भी नहीं होता, भाई बहनों से भी नहीं होता है ऐसी चीज़। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, फैमिली से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, तब हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं, औपचारिक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे अपने आप को एकदम अच्छा दिखाना हो कि आपने पानी पिया, आप कैसे हो, कैसे आप पढ़ाई चल रही है आपकी, ऐसे इस प्रकार की वार्तालाप चलती है। लेकिन वहीं पर ही जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते होते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ रहे होते हैं, तो बात करते रहते हैं, और क्या हाल चाल भाई, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा आजकल, अरे क्या झूठ बोल रहा है यार, तूने तो ऐसे करा था, ये करा था। कईयों में तो ये अब्यूजिंग लैंग्वेज भी चलने लग जाती है, फ्रेंड सर्कलों में, खासकर लड़कों में चलने लग जाती हैं। ओके, तो वही वाली बात है, या लड़कियों में अपनी गॉसिप चलने लग जाते हैं, तूने क्या करा, कैसे पढ़ाई है, यानी कि अलग अलग से अपनी जो गॉसिप्स होती हैं वो चलने लग जाती हैं। ओके, तो जब आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव से, अपने मेहमानों से बात कर रहे हो, तब वो कैसी लैंग्वेज हो जाती है? तो वो औपचारिक लैंग्वेज हो जाती है। और जब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते हो आप, तब किस भाषा का इस्तेमाल करते हो? अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हो आप। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन लैंग्वेजों का कि हम कौन सी लैंग्वेज का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो और कितनी प्रकार की हमारी भाषाएं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा क्यों, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भाषा एक कैसी प्रक्रिया है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जैसे कि आप सभी को पता है जब बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो सबसे पहले वो क्या सीखता है? लिसनिंग सीखता है, सुनना सीखता है। डायरेक्टली वो बोलना या पढ़ना लिखना नहीं सीख लेता, पहले वो सुनना सीखता है, लिसनिंग सीखता है। फिर धीरे धीरे जो सुनता है उसी के अनुसार वो बोलने की कोशिश करता है, वो फिर आप क्या करता है? स्पीकिंग यानी कि इस आपका बोलने पर आता है। फिर उसी के अनुसार उसको धीरे धीरे क्या कराया जाता है? रीडिंग कराई जाती है, पढ़ाना सिखाया जाता है, और फिर लास्ट में किस पे जाता है? वो राइटिंग यानी कि लिखने पर जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जिसको याद करने के लिए मैंने कई बार शॉर्ट ट्रिक बोली है कि आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको ये याद रख लेना है, SL
आर और डब्ल्यू। ओके, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। 2 बार बोलोगे आपको पता चल जाएगा, LSRW, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ध्यान रखिएगा नियमबद्ध व्यवस्था क्यों है, क्योंकि इस क्रम में हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसके पूर्ण कौशलों को हम सीख लेते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं। जैसे कि कभी हम कोचिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखवाया जाता है, ग्रामर्स के रूल लिखवाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसको पढ़ना सिखाया जाता है, फिर हम उसको बोलना सिखाया जाता है कोचिंग सेंटर में, सुनना वहाँ पर सबसे आखिरी में सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वो बिल्कुल ही विपरीत चीज़ हो जाती है। ध्यान रखिएगा किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का क्रम क्या है, पहले हमें सुनना सीखना होगा, फिर धीरे धीरे उसको बोलना सीखना होगा। ओके, अगर आप इस क्रम में सीख रहे हो तो वो भाषा आपको जल्दी आएगी और जल्दी आप उस पर अपनी कमांड बना पाओगे, पकड़ बना पाओगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सरलता से जटिल की ओर पढ़ा है। पहले हम आसान चीज़ सीखते हैं और फिर हम जटिल चीज़ सीखते हैं। लेकिन भाषा का प्रभाव, ध्यान रखिएगा, भाषा कैसे सीखी जाती है वो अलग बात है, लेकिन भाषा का प्रभाव क्या होता है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा कि मैं क्या लिखवा रहा हूँ और क्या मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो भाषा का जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, आपका जटिल होता है, फिर उसके धीरे धीरे सरल की ओर जा रहे होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जब छोटे होते हैं, यानी कि जब हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे हम बोलना सीखते हैं, तो हम अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि मेरा भतीजा मेरा नाम दीपक ना लेकर भूपक बोलता है वो मुझे। ओके, तो भूपक हो गया। या फिर कई बार आपने देखा होगा वो पानी को मम बोलता है, सिक्के यानी कि जो पैसे होते हैं उसको पैपा बोलता है। इसलिए जो बच्चा होता है वो शुरू में सारी लैंग्वेजों को कैसे इस्तेमाल कर रहा होता है, एज ए जटिल रूप में इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको बोलने में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही होती हैं। ओके, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उससे वाकिफ होने लग जाते हो, जैसे जैसे आपके बिहेवियर में, व्यवहार में आने लग जाती है, वो कैसे हो जाती है, बिल्कुल सरल हो जाती है, आपको बोलने में आसानी होती है, बिल्कुल एकदम लय में लेकर चले जाते हो आप उसको। आप कभी कभी तो ऐसे, जैसे कि आज हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलने में हम सोचते हैं कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि हम उससे इतने व्यवहारिक हो चुके हैं, इतने हमारे वो बिहेवियर में एब्जॉर्ब हो चुकी है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजिली से कर लेते हैं, सरलता रूप से कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाषा का जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा होता है, सरल से जटिल की ओर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जिससे हम सोचने में, महसूस करने में और चीज़ों से जुड़ाव करने के लिए सबसे उत्तम साधन है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने में जो चीज़ें हमें पुराने ज़माने की जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है, वो भाषा के द्वारा ही मिलती है, जिसके हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, यार कैसे बनाया होगा इतना बड़ा चीज़, क्या 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 होता होगा इसमें, इस चीज़ों में। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ से महसूस करके उस चीज़ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने में क्या होता है, एक उत्तम साधन होता है, बेस्ट एक इक्विपमेंट का काम करता है। अब वो इतना लंबा एग्जाम्पल हो गया, उसको छोड़कर आप अपने फ्रेंड सर्कल का ही एग्जाम्पल ले लो। जब अपने दोस्तों के बीच में बैठते हो, महफिल बनाते हो, तो कैसा लगता है, मज़ा सा आता है ना दोस्तों से वार्तालाप करने में। वो अपनी बात बताता है, हम अपनी बात बताते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कई दिनों के बाद अपने आप दोस्तों से मिल रहे हो तो कितना अच्छा लगता है। तो हम किस चीज़ से वार्तालाप करते हो, लैंग्वेज से ही करते हैं, भाषा से ही करते हैं। ओके, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किस चीज़ से समझा रहा हूँ, मैं आपको भाषा के द्वारा ही समझा रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है भाषा जो होता है वो सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या होता है, एक अच्छा उत्तम साधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। ध्यान रखिएगा, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का। तो आप सभी को पता है लैंग्वेज जो होती है, भाषा जो होती है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखना, अब भाषा में जो होता है वो लिखना भी आता है या फिर आपका बोलना भी आता है। ओके, तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो लैंग्वेज, बोलने की बात करी जा रही है, स्पीकिंग की बात करी जा रही है। ओके, तो भाषा जो होती है संप्रेषण में होता है, यानी कि कम्युनिकेट करना होता है, उसमें सबसे सही क्या होता है हमारा, वो होता है स्पीकिंग, यानी कि बोलना। क्यों, क्योंकि सबसे सस्ती चीज़ है और सबसे आसानी से हो जाती है। वहीं पर आप लिखने को, किसी को लिखकर समझाने की कोशिश करोगे तो पहले आपको पेन चाहिए, पेपर चाहिए, फिर आप उसको लिख कर बताओगे। या फिर किसी को संकेत में बता रहे हो तो आपको इशारा करना होगा। लेकिन बोलना एक ऐसी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल सकते हो, सामने वाला उस चीज़ को सुनकर समझ जाएगा। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा, भाषा में जो बोलना होता है वो संप्रेषण का क्या होता है, सर्वोत्तम माध्यम होता है, सबसे बढ़िया माध्यम होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व जो होता है वो उच्चारण की स्पष्टता होती है। अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ के संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए स्पीकिंग सबसे यानी कि बोलना जो होता है वो सबसे सर्वोत्तम माध्यम है, लेकिन उसमें भी कैसा होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो ना उसके उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे कि एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उच्चारण जो मेरा बोलने का तरीका है वो बिल्कुल साफ सुनाई देना चाहिए, बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए। इसलिए उच्चारण जो क्या रखनी है आपको, बिल्कुल स्पष्ट रखनी है, ताकि वो बच्चा उस चीज़ को समझ सके जो आप समझाना चाहते हो। जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कई बार गेम खेल रहे होते हो या कुछ पूछ रहे होते हो, तो वो एक बार सुनाई नहीं देता तो वो दोबारा पूछता ना क्या क्या बोला, तो वहाँ पर यही होता है कि आप अपने उच्चारण में जितनी स्पष्टता रखोगे वो सामने वाला जो अध्ययन हो रहा होगा वो आपका और अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है भाषा अध्ययन में यानी कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मुख्य तत्व क्या है, तो उच्चारण की स्पष्टता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ये गांधी जी ने भी कहा था कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर किस चीज में सिखाना चाहिए, मातृभाषा में सिखाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटी क्लास में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो मातृभाषा है यानी कि जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके विचार और उसके जो विनियम होंगे उन चीज़ों का आप और अच्छा एनहेंस कर सकते हो और शिक्षा ग्रहण करने में उसकी रुचि उत्पन्न कर सकते हो। और जिस चीज़ में बच्चे की रुचि उत्पन्न होगी उस चीज़ को वो क्या करेगा, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छी तरीके से सीख पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, नेटिव लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा जो होती है वो शिक्षा ग्रहण करने में क्या करती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम का काम करती है। ओके, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर ही एक आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वो भी मोस्ट वाला। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास जो होता है वो अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आजकल जो हमारी फैमिली हो रही है वो धीरे धीरे संयुक्त परिवार से, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी प्राइवेसी और सबको अपने अकेले में रहना पसंद है आजकल के युग में। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल ध्यान रखिएगा, जब न्यूक्लियर फैमिली में हम चले जाते हैं यानी कि एकल परिवार में जब हम चले जाते हैं तो भाषा का जो एक विकास होता है बच्चों का वो पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त फैमिली होती है, जो ज्वाइंट फैमिली होती है, उसमें बच्चों का भाषा विकास जो होता है वो अच्छा होता है, जल्दी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की है आपके घर में, आपके माता पिता और दादा दादी भी रहते हैं उनके साथ में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिता चले गए अपनी जॉब पर और माता भी चले गई अपनी जॉब पर। अब बच्चों से वार्तालाप करने के लिए कोई तो होना चाहिए घर पर। कई बार तो बच्चा जो होता है वो 3 भाई बहन ना होकर एक ही होते हैं, तो वहां पर जो होता है उनसे वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई नहीं होता। जब आपके पास कोई बातचीत करने वाला नहीं होता घर पर तो बच्चा अकेला पड़ जाता है, तो बात किससे करे? तो जब तक वो बात नहीं करेगा तो उसका भाषा विकास कैसे होगा? तो यहाँ पर दादा दादी भी होते हैं, कई बार अन्य रिश्तेदार भी होते हैं, तो बात करने में उनको कोई ना कोई मिल जाता है, जिसके कारण उनका जो भाषा विकास होता है वो अच्छा होता है। ओके, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विकास जो होता है वो कौन से परिवार में अच्छा होता है, तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में जो भाषा विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार ये आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा को सीखने के लिए या भाषा को सिखाने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना चाहिए। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, चाहे आप सीख रहे हो या आप सिखा रहे हो, वहाँ पर आपका भाषा का क्या होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि न्यूक्लियर फैमिली में जो भाषा सीखने का इन्वायरमेंट होता है वो होता ही नहीं है। क्यों? मम्मी पापा चले जाते हैं अपनी जॉब पर, बच्चे पड़ जाते हैं अकेले, तो वो वार्तालाप किससे करें? वहाँ पर कोई है नहीं, यानी कि इन्वायरमेंट नहीं है आपका वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि हम हिंदी परिवार भाषा के हैं, तो हमारे आसपास जो बोलने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? हिंदी बोलने वाले होते हैं, तो हम हिंदी सीख पाते हैं। वहीं पर ही हम साउथ में चले जाएंगे तो तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ ये देखने को मिलती है हमें ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो वातावरण है वो इन्हीं लैंग्वेजों का है। ओके, इसलिए अगर आपको कोई चीज़ सिखानी है तो उस प्रकार का आपको वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, उस प्रकार का आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जो इन्वायरमेंट होता है वो कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है? तो ज्वाइंट फैमिली में, यानी कि संयुक्त परिवार में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लोग वहाँ पर ज़्यादा होते हैं बच्चों से वार्तालाप करने के लिए। ओके, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी
को पीछे ना छोड़ा जाए। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब कक्षा में पढ़ा रहे हो, कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जल्दी सीख लेते होंगे और कुछ जो बच्चे होंगे वो मंद गति से सीखते होंगे और कुछ जो बच्चे होंगे वो औसत गति से सीख रहे होंगे। आप ये नहीं अनुमान लगा सकते या आप ये नहीं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सभी के सभी बच्चे जो हों वो एक समान गति से सीखेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपकी क्लास में ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो जल्दी सीखते होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सामान्य गति से सीखते होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो धीमी गति से सीखते होंगे। तो आप जो भी सिखा रहे हो, भाषा की पृष्ठभूमि पर आपका ये अधिकार है, आपका ये पूरा का पूरा मत होना चाहिए कि कोई भी बच्चा हो उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है तो उसको आगे के लिए कार्य देना चाहिए। जो बच्चा औसत और मंद गति से सीखता है तो उनको भी उसके बराबर में लेकर आना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है वो समान गति से सीख सकें और किसी भी प्रकार का उनके अंदर नकारात्मक व्यवहार उत्पन्न ना हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि वह क्लास कौन सी होती है जो आपकी भाषा यानी कि लैंग्वेज की क्लास होती है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक कक्षा यानी कि जितनी भी कक्षाएं आपकी लगती हैं क्लास में आपके स्कूल में, वो सारी की सारी क्या होती है, भाषा की कक्षा होती है। कैसे? जैसे कि आपकी क्लास में मैथ्स की क्लास चल रही है तो मैथ्स भी आपको समझाने के लिए हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, वो भी एक आपकी लैंग्वेज है। या फिर आपके पंजाबी सिखाई जा रही है, वो भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश सिखाई जा रही है, वो भी एक लैंग्वेज है। साइंस सिखाई जा रही है, वो भी आपकी हिंदी या इंग्लिश में सिखाई जाएगी, वो भी आपकी एक लैंग्वेज है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपकी सारी की सारी क्लास जो होती है वो कैसी क्लास होती है, वो लैंग्वेज की क्लास होती है, भाषा की क्लास होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, आप जब भी भाषा सीख रहे हो या सिखाने की कोशिश कर रहे हो तो जो भी बच्चों के द्वारा त्रुटियां होती है, जो भी बच्चों के द्वारा गलतियां होती है, वो सीखने की क्या होती है, आपकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो बच्चे त्रुटि करते हैं वो डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा कहलाती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आप जब भी कोई चीज सीख रहे हो तो वहां पर आप कोई ना कोई गलती करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो नई चीज है। अगर आप किसी चीज में गलती ही नहीं कर रहे हो तो या तो वहां पर दो मतलब हो सकता है, या तो आप हाई इंटेलिजेंट हो जो कि आप पहले सीख चुके हो, या फिर आप वहां पर वो सीख ही नहीं रहे हो। सीखने का तो मतलब यही होता है ना कि गलतियां करना, गलती करोगे तभी तो आप सीख पाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि भाषा सीखने सिखाने में या किसी भी चीज को सीखने सिखाने में जो आप गलतियां करते हो, त्रुटियां करते हो, वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, एक स्वाभाविक हिस्सा होती है जो कि समय के साथ दूर होने लगती है। अब यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है जो कि समय के साथ दूर होने लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे आप उसको वहीं पर ही छोड़ दो। नहीं, आपका यहाँ पर मोटिव ये भी है कि अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो वहां पर उनको आप किसी ना किसी और तरीके से सिखाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक बच्चे को उठाया गया और उस बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए और उन बच्चों को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बच्चों ये बताइए भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चों ने आंसर नहीं दे पाए, तो आपने वहां पर उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया कि चलो ये बताओ कि इंडिया गेट कहां पर है। आपने क्या बोला, राजधानी थी, तो अब आपने पूछ लिया इंडिया गेट कहां पर है, तो उसका आंसर देंगे तो बच्चे ठीक है, नहीं दे पाए तो ध्यान रखिएगा आप उसको थोड़ा सा और घुमा लोगे कि आप सभी को पता है हमारे शहीदों का जितने भी नाम है वो इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए हैं और वो हमारे भारत में कहां पर है, तो वो दिल्ली में है। तो धीरे धीरे आप बच्चों को घुमा घुमा कर कहां कर लेके आ रहे हो, आंसर की तरफ लेकर आ रहे हो। ओके, तो आप इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वो जो है गलतियां जो है वो बच्चों के ऊपर छोड़ दो कि छोड़ो यार समय के साथ ठीक हो जाएंगी। नहीं, समय के साथ ठीक होंगी जब आप उनको ठीक करवाओगे। ओके, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा किसी प्रश्न का आंसर नहीं दे रखा होता है तो उसको आप घुमा फिरा कर आंसर की तरफ लाओगे, उसकी बेइज्जती नहीं करनी, उसके अंदर नेगेटिविटी थॉट उत्पन्न नहीं करने हैं। ओके, एक अच्छे टीचर का ये पूरा का पूरा व्यवहार होना चाहिए। तो ये कुछ आपके लैंग्वेज यानी कि जो भाषा चैप्टर था पहला टॉपिक, उसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट सामने रखने थे। तो ये तो हो गया आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात कर लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, महत्वपूर्ण बिंदुओं के, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो लिख लीजिए अपना टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ध्यान रखिएगा, पहला बिंदु बोल रखा है
कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए लैंग्वेज कैसी चीज़ है तो ध्यान रखिएगा लैंग्वेज एक अर्जित संपत्ति है। ये किसी की पापा की या किसी के खानदान की कोई संपत्ति नहीं है कि पाप बेटे से यानी कि बाप से बेटे के पास गया, बेटे से उसके बेटे के पास जाएगा, उसके बेटे से उसके बेटे के पास जाएगा। नहीं, लैंग्वेज जो है वो एक अर्जित संपत्ति है। आप उसमें जितना अपने आप को झोंकोगे, जितना आप उसके अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, वो उतनी ही आपको प्राप्त होती चलेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि केवल लैंग्वेज वो सीख सकता है और कोई नहीं सीख सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिस पर सबका अधिकार है, इसलिए उसको अर्जित संपत्ति कहा गया। आप जितना उसमें फोकस करोगे, जितना उसको समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको वो ग्रहण होती चलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम इसी लैंग्वेज को याद रखिएगा, भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है, ओके, ना कि पितृक संपत्ति है, यानी कि पापा की संपत्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से ही पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों की आत्मसात का पूर्ण भाषा की क्षमता रखते हैं। अब ये पॉइंट क्या है, तो कई बार आपसे पूछ रखा है कि बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं या उसके डैश से सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय शिक्षा यानी जब उनकी स्कूल एजुकेशन स्टार्ट होती है उससे पहले ही अपनी लैंग्वेज की जो जटिलताएं होती हैं, जो उस पर उनका अधिकार होता है, उसके जो नियम होते हैं, उसके पूरे के पूरे क्या होते हैं, आत्मसात होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में आकर ही भाषा को सीखते नहीं, स्कूल में आकर वो अपनी भाषा को एनहेंस करते हैं और बढ़ाते हैं, सीखते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जब विद्यालय में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो उससे पहले ही उनकी भाषा के ऊपर, उनकी जटिलताओं के ऊपर पकड़ होती है, उनके नियम से उनके ऊपर पकड़ होती है, ओके। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, बच्चे विद्यालय से आने से पहले ही अपनी भाषा पर पूर्ण पकड़ रखते हैं। बस विद्यालय में आकर अपनी भाषा को वो क्या करते हैं और बढ़ावा देते हैं, एनहेंस करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, मातृभाषा में बच्चों के ज्ञान के विकास में सहायक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पर अगर आप नेटिव लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और आगे ले जा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, बच्चे इसमें आसानी से सीख पाते हैं, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। अब ये पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपकी भाषा है, जैसे कि आप टीचर हो, आप प्राथमिक स्तर पर या किसी और स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज जितनी सिंपल होगी, जितनी आपकी लैंग्वेज समझ में लायक होगी, वो बच्चा उसको और अच्छे से जोड़ पाएगा और बच्चा आपकी कार्बन कॉपी करके वैसा बनना चाहेगा। अगर आपकी लैंग्वेज ऐसी है जो बच्चों के अंदर नेगेटिविटी उत्पन्न करती है, गाली गलौज करती है, तो बच्चा भी उस चीज़ को सीख लेता है। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा जो होती है, आपकी भाषा का प्रयोग की जो कुशलता होती है, वो बच्चों के लिए कैसा आपका एक रूप निभाती है, तो आदर्श रूप निभाती है, एक आदर्श रूप सामने प्रस्तुत करती है, जो कि बच्चा कॉपी करने की कोशिश करता है उस चीज़ को, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शिक्षक की स्वयं की भाषा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज़ को कॉपी भी करें तो अच्छी चीज़ सीख पाएं, ओके। तो ये थी आज की दोस्तों हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास। और कई बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर आपकी क्लास टाइमिंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा हम दिन में जो है वो 2 क्लास लेते हैं। कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा क्लास टाइमिंग लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है क्लास टाइमिंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोपहर में 12:15 पर हमारी जो क्लास होती है एक ये, और शाम में यानी कि 4 बजे क्या है, शाम में 4 बजे जो होती है वो हमारी दूसरी क्लास होती है, ओके। तो दिन में अभी हमारे पास ये 2 क्लास हो रही है, दोपहर में 12:15 और शाम को 4 बजे ये 2 क्लास हो रही है। जल्दी आपकी क्लास की जो संख्या है, टाइम जो आपका टाइम टेबल है वो बढ़ा दिया जाएगा, 2 क्लास से ज़्यादा कर दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास इतना ही टाइम मिल पा रहा है, तो मैं आपकी 2 क्लास ले रहा हूँ, दोपहर में 12:15 पर और शाम को 4 बजे। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर संस्कृत करा दीजिए, SST करा दीजिए, साइंस करा दीजिए, तो डियर मैं आपको बता दूँ, आपको सारा का सारा चीज़ें करवा दी जाएंगी। हमारे पास टाइम केवल 2 है और सिलेबस का सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो मैंने आपकी सारी चीज़ें शुरुआत कर रखी है, साइंस में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रखी है, तो उसको रोक रखी है। तो देखा जाए तो आपको सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास टाइमिंग और ये था हमारा हिंदी शॉर्ट नोट्स का
पहला टॉपिक। और जैसे कि मैं बोलता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए पूरी रात की रात खराब हो जाती है इस चीज़ में। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अपने साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको और अच्छे से अच्छे हम वीडियो देते रहें। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपने उसके बावजूद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो जहां से आपको न्यू अपडेट्स और आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड नहीं कर रखा DK एकेडमी को तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको वहां पर डेली न्यू क्यूज मिलते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे कि किस प्रकार की आपकी प्रैक्टिस हो रही है एग्जाम्स के लिए। ओके, तो नीचे उनका लिंक दे रखा है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि ये पहली क्लास हिंदी पेडागोजी की शॉर्ट नोट्स की कैसी लगी आपको। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।